तो देखिए, जो आपका अभी रिसेंटली गेट का एग्ज़ाम हुआ है, गेट 2022 का, हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिज़िकल का पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन पेपर अब आ गया है, तो प्रॉपर तरीके से हम इनके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1sa and 1sb are the normalized wave function of two hydrogen atoms Ha and Hb respectively. If S is equal to internal product of 1sa and 1sb, the option that is always correct. कौन सा ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा? अब देखिए, ये जो S आपको गिवन है ना यहाँ पे, ये क्या है आपका ओवरलैपिंग इंटीग्रल है। ओवरलैप इंटीग्रल आपको गिवन है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो जो S होता है आपका ओवरलैप इंटीग्रल, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इनके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे, दो एटम के बीच में क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो देखिए, अगर हम ओवरलैपिंग इंटीग्रल का फॉर्मूला देखें तो देखिए ये क्या होगा, 1sa 1sb जो आपको इंटरनल प्रोडक्ट गिवन है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में, 1sa 1sb डी टाउ, विच इज़ इक्वल टू, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -r इनटू दिस टर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे आप r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, r की वैल्यू इनफाइनाइट रख सकते हैं। r क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए, r जो होता है आपका वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एटम्स। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब जैसे दो एटम है, इन दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम अगर आप ले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ले सकते हैं, मिनिमम अगर डिस्टेंस की बात करें तो 0 ले सकते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम ले तो r की वैल्यू हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट, और r की वैल्यू मिनिमम क्या ले सकते हैं, 0। तो हम ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारा आंसर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये तो 1 प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर बाय 3 इस टाइप से हो जाएगा। और e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, SA B इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, अगर r की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखेंगे। अब नेक्स्ट आप क्या रख सकते हैं कि r की वैल्यू को आप 0 रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए e रेज टू द पावर -0, और ये हो जाएगा 1 + 0 स्क्वायर बाय 3 मीन्स 0 ही रहेगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जब आपने r की वैल्यू क्या रखी, इनफाइनाइट रखी, तो आपका जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल है उसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। और जब आपने r की वैल्यू 0 रखी तो आपके ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब r की वैल्यू जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है दो एटम्स के बीच में, वो उनकी वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है, और इनफाइनाइट भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो आपकी जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सेकंड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। द प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल, the pure vibrational spectrum of a hypothetical diatomic molecule shows 3 peaks with the following intensity at 3 different temperature। आपको क्या दिया गया था कि आपको बोला गया था यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में बोला गया था कि आपको ये 3 पीक मिल रही हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, और डिफरेंट इंटेंसिटी है इनकी। ठीक है, आपको बताना था कि कौन सी पीक जो है वो लोवेस्ट एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट लिखी थी, ये आपको चेक करनी थी। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पीक। तो आप अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपने पढ़ी ही होगी, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो में आपने पढ़ा होगा, वाइब्रेशनल में आपने 3 टाइप की पीक्स पढ़ी होगी। एक आप पढ़ते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन, एक आप पढ़ते हैं फंडामेंटल, एक आप पढ़ते हैं ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन है ना, एक आप ओवरटोन पढ़ते हैं, और एक आपका होता है हॉट बैंड। ये 3 टाइप की ट्रांजिशन आप पढ़ते हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पीक्स मिलती हैं। अब देखिए फंडामेंटल ट्रांजिशन कौन सी होती है, जो कि 0 से 1 होती हैं, है ना, जो ग्राउंड स्टेट से किसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाली ट्रांजिशंस होती हैं, वो कौन सी होती है हमारी फंडामेंटल ट्रांजिशन। ओवरटोन कौन सी होती है, जो कि ग्राउंड स्टेट से आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट वाली हो जाएगी,
या ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट वाली हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट ओवरटोन हो जाती है, सेकंड ओवरटोन हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है आपकी ओवरटोन वाली पीक हो जाती है। और हॉट बैंड कौन सा होता है? हॉट बैंड आपका जो हायर किसी एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन होता है, जैसे 2 से 3 हो गया या 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो ये सारी ट्रांजिशन जो कि ग्राउंड स्टेट से ना हो के किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से हो, तो वो वाले क्या होते हैं हमारे हॉट बैंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में आप एक चीज़ नोटिस करिए, डायग्राम कह रही हूँ, इस टेबल में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो ये पीक 1 है और जो पीक 2 है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, पीक 1 और पीक 2 की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए 300 केल्विन हो या 600 केल्विन हो या 900 केल्विन हो, पीक 1 की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, 1 ही है। ठीक है, और ऐसे ही आप पीक 2 के लिए भी देखिए, चाहे 300 केल्विन टेम्परेचर है, चाहे 600 है, चाहे 900 है, आपकी जो पीक की इंटेंसिटी है वो 0.1 ही है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पीक की इंटेंसिटी पीक 1 और 2 की इंटेंसिटी क्या है, हर एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, मीन्स टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो पीक 3 की इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप एक चीज़ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पीक 1 और पीक 2 हैं, जो पीक 1 और पीक 2 हैं, इनमें से एक पीक तो फंडामेंटल होगी, फंडामेंटल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, और एक पीक क्या होगी, ओवरटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही दोनों ट्रांजिशन जो हैं वो क्या हो रही हैं, ग्राउंड स्टेट से हो रही हैं, ग्राउंड स्टेट से हो रही हैं। और जो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट होगी वही मैक्सिमम पॉपुलेटेड रहेगी। आप किसी भी टेम्परेचर पे देखेंगे और हायर एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट को कंपेयर करेंगे अगर, तो आपकी ग्राउंड स्टेट ही किसी भी टेम्परेचर पे मैक्सिमम पॉपुलेटेड रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से हो रही है, आपकी ग्राउंड स्टेट से जो भी ट्रांजिशन हो रही है वो क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से एक ट्रांजिशन तो फंडामेंटल रही होगी और एक ट्रांजिशन ओवरटोन वाली रही होगी। लेकिन अब इनमें से कौन सी फंडामेंटल होगी और कौन सी ओवरटोन होगी, अगर हम ये देखना चाहें तो देखिए फंडामेंटल जो ट्रांजिशन है वो क्या होगी, 0 से 1 वाली होगी। अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाएं तो जैसे ये है आपकी, ये हो गया 0 1 2 3, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होगा ना हमारा। वाइब्रेशन मोशन पढ़ने के लिए हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर देखते हैं। तो जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोज होते जाते हैं, है ना। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करें फंडामेंटल, तो वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1 होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी फंडामेंटल ट्रांजिशन। फिर अगर हम ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन वाली ट्रांजिशन क्या होगी, लेट्स से 0 से 2, और भी कोई हो सकती है हायर, लेकिन इससे ज़्यादा एनर्जी की ही ट्रांजिशन होगी वो। ठीक है, और अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, और जितनी कम एनर्जी की ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उतनी ही ज़्यादा है। तो ये क्या है आपकी लोअर एनर्जी की ट्रांजिशन है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और ये हायर एनर्जी ट्रांजिशन है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो है आपकी क्या है, फंडामेंटल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ट्रांजिशन होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, और जो आपकी ओवरटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रही होगी उसकी इंटेंसिटी कम। तो देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है 1 1 1, इसका मतलब ये ट्रांजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फंडामेंटल को, फंडामेंटल बैंड को। और ये ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओवरटोन को। ठीक है, ओवरटोन को। तो ये तो आपने देख लिया। अब जो लास्ट बचा वो तो हमें पता चल गया, हॉट बैंड ही बचा है। और हम देख भी सकते हैं हॉट बैंड में होता क्या है, जो ट्रांजिशन होती है किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से होती है, जैसे 1 से 2। तो यहाँ पे अगर हम हॉट बैंड को देखना चाहें तो या तो 1 से 2 ये वाली होगी, या 2 से 3, इस टाइप से क्या होंगे हमारे हॉट बैंड्स होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रांजिशन क्या हो रही है, किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से हो रही है, तो इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है इन ट्रांजिशंस की। देखिए कम क्यों होती है, जैसे अगर हम इसको 1 मिनट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहली चीज़ तो देखिए ये ट्रांजिशंस क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होगी, क्योंकि ये हायर एक्साइटेड स्टेट से हो रही है। लेट्स से आपने ये टेम्परेचर इनिशियली लिया है यहाँ पे कितना, 300 केल्विन। तो लेट्स से 300 केल्विन पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे 300 केल्विन पे बस 2 ही मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में गए।
तो अब यही दोनों क्या करेंगे, यही दोनों किसी फर्दर एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होंगे और आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीक मिलेगी। तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल हैं जो कि जिसकी वजह से हमें पीक मिल रही है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से कुछ मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और जितनी ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी आपको पीक जो है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की मिलेगी। इसलिए ये जो हॉट बैंड जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, हॉट बैंड जो होते हैं आपके, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से उठ के कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, और अगर एक्साइटेड स्टेट में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ट्रांजिशंस उतनी ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी पीक की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप हायर टेम्परेचर करते जा रहे हैं आपको पीक की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.04 है, यहाँ पे 0.06 है, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और वो रीज़न हमने देख लिया, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए तो ट्रांजिशंस इंक्रीज़ हो गई तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये देख लिया आपने कि ये वाला बैंड जो होगा आपका हॉट बैंड होगा, ये जो पीक होगी हॉट बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। अब एक चीज़ देखिए, ये जो ओवरटोन वाली ट्रांजिशंस है आपकी, सबसे ज़्यादा एनर्जी की तो ट्रांजिशन यही होंगी, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ हो रही है, ये हो रही है आपकी 0 से सेकेंड में, और जो फंडामेंटल है वो तो आपकी क्या हो रही है, 0 से 1 हो रही है, और जो आपके हॉट बैंड्स हैं वो कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, 1 से 2 या 2 से 3, तो ये तो एनर्जी गैप इससे कम ही है। तो मीन्स जो सबसे हायर एनर्जी की ट्रांजिशन है वो कौन सी है, वो आपकी ये वाली है, ओवरटोन वाली। ये क्या है, आपकी हायर एनर्जी ट्रांजिशन है, हायर एनर्जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीक 2 होगी वो बोला है कि यहाँ पे पीक 2 अपीयर्स एट द लोएस्ट एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि पीक 2 अपीयर्स एट हायर एनर्जी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि एक तो ट्रांजिशन है आपकी फंडामेंटल, वो भी आपकी क्या हो रही है, 0 से 1, मीन्स 2 कॉन्जिक्यूटिव लेवल के बीच में हो रही है। ऐसे ही हॉट बैंड जो है वो भी कॉन्जिक्यूटिव लेवल के बीच में है, 1 से 2। लेकिन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में अभी अभी हमने बोला कि क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर लेवल्स में जाते जाते हैं, एनर्जी लेवल्स में, आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, क्लोज होते जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल जैसे अभी एनर्जी गैप ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे एनर्जी गैप कम और कम, तो इस टाइप से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्लोज होते जाते हैं, है ना। तो 0 से 1 ट्रांजिशन के केस में क्या होगा, डेल्टा ई ज़्यादा होगा, लेकिन 1 से 2 ट्रांजिशन के केस में क्या होगा, डेल्टा ई कम होगा, क्योंकि ये हम हायर एनर्जी लेवल में गए और हायर एनर्जी लेवल में जो गैप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हॉट बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, कम होगा, और फंडामेंटल के बीच ट्रांजिशंस का जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी गैप किसके लिए आ गया, आपका हॉट बैंड के लिए। तो पीक 3 हॉट बैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो लोवेस्ट एनर्जी गैप होगा आपका वो किसका होगा, लोवेस्ट एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीक मिलेगी वो पीक 3 होगी। ठीक है, और पीक 1 इन दोनों के कहीं इंटरमीडिएट होगी। तो पीक 1 ना तो हाईएस्ट होगी ना ही लोवेस्ट होगी, तो ये दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग हो गए। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपसे यहाँ पे बोला गया है द पॉइंट ग्रुप ऑफ SF6 तो SF6 एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ओरिजिनली एट 135 was subjected to a symmetry operation that shifted the point to this and this. Subsequently, the point at this was subjected to another symmetry that shifted this at this point to this. The symmetry operation O(n) and O(2) are। ठीक है, तो देखिए सिमेट्री ऑपरेशन बताने आपको क्या होंगे। अब देखिए ये 135 से आप कंफ्यूज मत होना, आप 135 को सिंपली लिख लीजिएगा x, y एंड z। ठीक है, x, y और z हो गए हमारे ये। तो x, y, z को पे जब हमने कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, -x, -y और z। ठीक है, इन्हीं दोनों के साइन चेंज हुए। कोई ऑपरेशन हमने अप्लाई किया और हमें क्या मिला, -x, -y और z मिल गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, subsequently the point at this was subjected to another and this is shifted to this। अब हमने एक और कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया और वो अप्लाई करने के बाद जो पॉइंट्स हो गए हमारे वो क्या हो गए, -x, -y एंड -z।
तो आपको बताना है कि अब कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन हमने अप्लाई किए होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि x और y जो है उसका साइन चेंज हो रहा है लेकिन z का साइन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कब होता है कि अगर हम कोई किसी एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, किसी एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, तो जिस एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं उसका साइन तो चेंज नहीं होता है ना, उसके अलोंग तो कोई चेंज नहीं होता, बाकी जो दो एक्सिस होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जिसका साइन चेंज नहीं हुआ है वो क्या है, जेड एक्सिस है। तो आपका जो रोटेशन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, जेड एक्सिस के अलोंग हुआ होगा, तभी इसका साइन चेंज नहीं हुआ और एक्स वाई के साइन चेंज हो गए। तो ये हो गया अब आपका। और सी टू जेड वैसे यहीं से आइडिया लग जाएगा, सी टू जेड है तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या है कि माइनस एक्स और माइनस वाई एज इट इज़ हैं, आपका क्या हो गया, जेड का साइन चेंज हो गया इस बार। तो आपको पता है कि अगर आप देखिए एक्स वाई के अलॉन्ग कोई प्लेन कट करते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई तो एज इट इज़ रहते हैं, जेड जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है ना, तो जेड का साइन चेंज होगा। अगर आप वाई जेड के अलॉन्ग करेंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, ये आपने पढ़ा है। एक्स वाई के अलॉन्ग करते हैं तो जेड का साइन चेंज होगा, वाई जेड के अलॉन्ग करेंगे तो एक्स का होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई प्लेन अप्लाई करेंगे तब जाके आपका क्या होगा, जेड रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस जेड आएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, तो सिंपली ये बताना था आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन वैसे मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस विद प्रेशर P ऑन अ सॉलिड obeys the Langmuir adsorption isotherm. For a fixed fractional coverage, the correct relation between K and P at a fixed temperature is. आपको K and P के बीच में रिलेशन बताना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये लैंगमुयर का, आपको बस थोड़ा मैथमेटिकली इक्वेशन को रीअरेंज कर देना था। आपको पता है लैंगमुयर के लिए एक्सप्रेशन होता है थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन में 1 + KP, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दीजिए, 1 अपॉन में थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में KP + 1, फिर ये 1 को इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 1 - थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में P, K को इधर ले जाएंगे तो K, ये हो जाएगा। तो अब आप K और P के बीच में रिलेशन देखेंगे तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और वी कैन से डैट कि K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज़ टू द पावर -1। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, C ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन obeys द अर्हीनियस इक्वेशन, द SI यूनिट ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज़। आपको SI यूनिट बतानी है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए अगर हम अर्हीनियस इक्वेशन लिखें तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज़ इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर -EA/RT, ये आपकी अर्हीनियस इक्वेशन होती है। अब कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है या कोई लॉगरिथमिक टर्म है तो पता है हमें ये वाली टर्म जो होती हैं वो यूनिटलेस होती हैं, ये वाली सारी टर्म क्या होती है, यूनिटलेस होती हैं। तो जो K की यूनिट होगी वही A की यूनिट होगी, या वाइस वर्सा, जो A की यूनिट होगी वही K की यूनिट होगी। तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखें तो क्या होती है, आप कर सकते हैं यहाँ पे मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि SI यूनिट बोला है ना तो वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, तो मोल पर लीटर होती है ना, तो हम लिख देंगे मोल पर मीटर क्यूब रेज़ टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। n क्या होता है आपका, यहाँ पे 2 है, सेकेंड ऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा पर मोल, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1 - 2 इज़ -1, तो मोल पर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा पर मोल मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, फिजिकल स्पेक्ट्रो से भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये आप देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज़। ठीक है, ये भी आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से था। ये क्वेश्चन आपको, आपने अगर बेनवेल पढ़ी होगी, बेनवेल के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ भी मिल जाएगा आपको। और एनालिटिकल की अगर आपने स्कूग एंड वेस्ट पढ़ी होगी, वैसे एनालिटिकल कम ही पढ़ के जाते हैं, तो आपने बेनवेल पढ़ी होगी तो भी आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि आपको बताना है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज़। तो स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग होता क्या है बेसिकली, कि जैसे आप कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिशन हो रही है,
किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे ट्रांजिशन हो रही है, तो आप सोचते हैं कि एक सिंपल एक हमें सिग्नल मिलना चाहिए, एक शार्प पीक मिलनी चाहिए, बट उस शार्प पीक की जगह हमें क्या मिलता है, एक ब्रॉड पीक मिलती है, ब्रॉड पीक मिलती है शार्प ना मिलने की वजह। तो इस ब्रॉड पीक मिलने के रीजंस क्या क्या होते हैं वही हमें बताने थे। तो देखिए ये जो ब्रॉड पीक हमें मिलती है इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, कॉलिजनल ब्रॉडनिंग हो गया, डॉपलर ब्रॉडनिंग हो गया, नेचुरल ब्रॉडनिंग हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं इस ब्रॉडनिंग के। तो पहला इन्होंने बोला है द कॉलिजन बिटवीन एटम कॉज ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कॉलिजन होने की वजह से क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइन की ब्रॉडनिंग होती है, क्योंकि आपने सोचा कि आपका कोई एटम है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करने वाला है, लेकिन अब जैसे आप कोई सैम्पल लेते हैं उसमें एक एटम तो होता नहीं है, बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या होगा, इन एटम्स का आपस में कॉलिजन भी होगा। ठीक है, कॉलिजन होने की वजह से इनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपस में जब ये दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स कोलाइड करेंगे तो इनकी क्या होगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब इनकी एनर्जी चेंज होने की वजह से आपने सोचा था कि ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे, बट अब वो क्या होंगे, उसके आसपास की किसी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे, उस पे ना एब्जॉर्ब करके, इसलिए हमें एक शार्प लाइन की वजह एक ब्रॉड सा स्पेक्ट्रा मिलता है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा है आपका शॉर्टर द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, ब्रॉडर इज़ द लाइन विड्थ। देखिए ये क्या होता है, आपका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वहाँ से आप इसे कर सकते थे, डेल ई इंटू डेल टी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डेल ई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी होता है। यहाँ से देखिए ये जो होता है आपका वो होता है लाइफ टाइम, और ये होता है आपका लाइन विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में पहले भी आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पता है न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपको, यहाँ पे जो लाइन विड्थ है वो पूछी हुई है और लाइफ टाइम दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं पहले नेट में भी और गेट में भी। तो ये आपका क्या है, इन दोनों का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा आपका, जितना शॉर्टर लाइफ टाइम होता है उतना ही ज़्यादा आपका लाइन विड्थ होता है। ठीक है, उतना ब्रॉडर आपका लाइन विड्थ होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी यही लिखा है, शॉर्टर इज़ द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, ब्रॉडर द लाइन विड्थ, क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है आपका, डॉपलर ब्रॉडनिंग इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एज द फ्लेम टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप फ्लेम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग जो होती है वो भी ज़्यादा प्रोनाउंस होती जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज होता क्या है ना, डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होता है आपका, जैसे जो आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं 11th-12th में, डॉपलर इफेक्ट वही होता है एक तरीके से। जैसे लेट्स से दो पर्सन हैं, ठीक है, अब जैसे ये से मतलब कुछ बोल रहा है ये वाला पर्सन, तो ये जैसे जैसे इसके क्लोज जाते जाएगा तो इस वाले ये जो पर्सन है इसको इसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी जितना क्लोज ये वाला पर्सन इसके जाएगा, है ना। तो वही होता है इनके केस में। जैसे ये आपके पास एटम है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से ये एटम्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, अपने जैसे गैशियस सैंपल है हमारा, तो एटम्स जो होंगे इनकी रैंडम स्पीड होती है, अपना मूव करते रहते हैं रैंडमली, ऐसे ही है ना, एक फिक्स पोजीशन पे तो बैठे नहीं होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और लेट्स से ये डिटेक्टर है, तो जो एटम डिटेक्टर के क्लोज जा रहा होगा और जो एटम डिटेक्टर से दूर जा रहा होगा, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी डिफरेंट होगी, जो इसके क्लोज जा रहा होगा डिटेक्टर के और जो इससे दूर जा रहा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉपलेट ब्रॉडनिंग होता है, और ये और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है अगर आप फ्लेम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट है, इन फ्लेम एंड प्लाज्मा द नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग एक्सीड्स द कॉलिजनल लाइन ब्रॉडनिंग। तो फ्लेम और प्लाज्मा के केस में क्या होगा, इन्होंने बोला कि नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग एक्सीड कर जाएगी कॉलिजनल को, बट ऐसा नहीं होता है, कॉलिजनल लाइन ब्रॉडनिंग एक्सीड कर जाती है नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग को। ठीक है, फ्लेम एंड प्लाज्मा एक हायर एनर्जी के सोर्सेज हो गए ना, तो इनके केस में क्या होगा, कॉलिजनल ब्रॉडनिंग जो होगी वो एक्सीड कर जाएगी नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग को। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो ये आपको रेफरेंस के लिए ये स्कूग एंड वेस्ट का दे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये आपके रीजंस हो गए विड्थ ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन के, नेचुरल ब्रॉडनिंग का, ये सारे रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं जो, और सारी स्टेटमेंट भी यहाँ पे मेंशन है, जो जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना हाइलाइटर से। नेचुरल ब्रॉडनिंग का हो गया शॉर्टर द लाइफ टाइम, ब्रॉडर द लाइन विड्थ। देन कॉलिजनल ब्रॉडनिंग के लिए हो गया कॉलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये आप देख लीजिएगा यहाँ से, सेम वही चीज़ है जो बताई है, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेज़ का क्वेश्चन है ये आपका, फेज़ इक्विलिब्रिया का। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग
फेज डायग्राम फॉर अ हाइपोथेटिकल प्योर सब्सटेंस एक्सिस। ये फेज डायग्राम दिया गया था, कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो आपको बताने थे कौन से सही हैं कौन से नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका द मोलार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एक्स इज़ लेस देन द मोलार वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्स, कि जो सॉलिड एक्स है उसका जो मोलार वॉल्यूम है वो कम है लिक्विड एक्स से। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए सॉलिड और लिक्विड की बात की गई है ना, मीन्स यहाँ पे हम फ्यूज़न कर्व देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, फ्यूज़न वाला कर्व है। तो जो dp बाई dt होता है हमारा, dp बाई dt वो क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन में टी डेल्टा वी। इसकी जो स्लोप होगी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की वो dp बाई dt होगी ना, तो dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में टी डेल्टा वी। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रोसेस फॉर सॉलिड से लिक्विड, फ्यूज़न वाला प्रोसेस अगर हम देखें तो डेल्टा वी क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अगर हमें स्लोप नेगेटिव करनी है इसका मतलब डेल्टा वी नेगेटिव आना चाहिए। अगर डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तभी स्लोप नेगेटिव हो पाएगी। और डेल्टा वी नेगेटिव कब आएगा, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा रहा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, है ना, ये टर्म ज़्यादा रही होगी तभी नेगेटिव आएगा। मीन्स आप क्या कहेंगे, इस वाले डायग्राम में अगर देखें तो ये क्या है, स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ला रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। बट यहाँ पे क्या लिखा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ लेस देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, विच इज़ रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्स डज नॉट हैव अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक्स का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या देखेंगे, लिक्विड से गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका कि वो पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं भी आपको लिक्विड नहीं मिलेगा, और आपसे बॉइलिंग की बात की गई है और आपको लिक्विड ही नहीं मिल रहा है इस वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सॉलिड एंड गैस है। तो मीन्स आपकी ये वाली स्टेटमेंट सही है कि एक्स डज नॉट हैव अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, जो एक्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, मीन्स डी बाई डी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। डी बाई डी क्या है, नेगेटिव है। तो हम लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू माइनस डी। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा डी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो डी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, डी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस आइजोथर्मली, अगर आप गैस का प्रेशर आइजोथर्मली इंक्रीज करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द सॉलिड फेज बिफोर रीचिंग द लिक्विड फेज। तो देख लेते हैं। अब देखिए गैस का प्रेशर अगर हम आइजोथर्मली मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंक्रीज़ करें, तो लेट्स से मैंने ये एक टेम्परेचर ले लिया, कोई भी टेम्परेचर लेना है आपको, ये टेम्परेचर ले लिया। तो अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, टेम्परेचर से प्रेशर इंक्रीज़ करती हूँ इस टेम्परेचर पे। तो प्रेशर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ अगर, तो मैं डायरेक्टली देखिए गैस से सॉलिड स्टेट में चली जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी गैसियस स्टेट है, यहाँ पे सॉलिड है, तो मैं सीधा गैस से सॉलिड में जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस आइजोथर्मली इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच सॉलिड फेज बिफोर रीचिंग द लिक्विड फेज, कि हम सीधा गैस से सॉलिड में नहीं जा सकते बिना लिक्विड के अप्रोच किए। बट अगर हम यहाँ पे कोई टेम्परेचर ले तो हम सीधा गैस से सॉलिड में जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए बताने थे कौन कौन से पैरामीटर फिक्स होते हैं। तो एन वी टी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आप पढ़ते हैं अच्छे से। तो एन होता है आपका कंपोजिशन, वी इज़ वॉल्यूम, टी इज़ टेम्परेचर। तो आपके ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है आपका। The diffraction angle of 3 to 1 sets of plane of a metal with atomic radius 0.125 nanometer and adopting BCC structure is, आपको डिफ्रैक्शन एंगल बताना है, मीन्स थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। तो सिंपली आपको इस टाइप के तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, आपको ब्रैग्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग वाले फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, ब्रैग्स इक्वेशन होती है आपकी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू
एन लैम्डा। अब क्वेश्चन में बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 1, दैट मीन्स एन का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। वेवलेंथ आपको कितना दिया है 0.0771 नैनोमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 0.0771 नैनोमीटर। तो लैम्डा भी मिल गया आपको, एन भी आपको पता है, डी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एटॉमिक रेडियस दिया है आपको, रेडियस इज 0.125 नैनोमीटर और बोला गया है कि बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो डी के लिए क्या होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपको ए चाहिए, लेकिन गिवन क्या है, आर गिवन है, लेकिन आपको बताया गया है कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो आप आर एंड ए के बीच में ईजिली रिलेशन निकाल सकते हैं। आर और ए के बीच में क्या रिलेशन आता है फॉर बीसीसी, 4r इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से जब आप ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4r अपॉन में √3, और यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 अपॉन में √3 इंटू आर का वैल्यू कितने 0.125, तो 0.125 ये आ गया आपका a का वैल्यू यहाँ से। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, h के l की वैल्यू कितनी है 3 to 1, तो d क्या हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में क्या होगा 2d। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें अगर हम, लैम्डा आपको गिवन है 0.0771, 0.0771 इंटू आप यहाँ पे रख दीजिए 2, डी का वैल्यू इज़ a अपॉन में √14 और a क्या है आपके पास 4 अपॉन में √3 इंटू 0.25, 4 अपॉन में √3 इंटू 0.125 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर √14। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से साइन थीटा। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मैं बता देती हूँ सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 29.97 आ रही है। बट देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल पूछा है, राइट। क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन एंगल पूछा है, मीन्स हमें 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा तो इतना आ गया, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 29.97 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड आउट करना था ना, विच इज़ 2 थीटा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आंसर जो होगा आपका 60 डिग्री आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पे भी ये कराया था आपको। तो इसमें क्या था, LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर जो है उसको इस वेव फंक्शन पे, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया गया था, तो जो भी आइगन वैल्यू आएगी वो बतानी थी। तो ये क्या होता है हमारा, जो L स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। तो जो LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर होता है इसको हम किसकी टर्म में निकालते हैं, L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर जो होगा उस पर हम ये वेव फंक्शन ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी आइगन वैल्यू आती है जो L स्क्वायर के लिए आती है वो आती है L इंटू L+1 H क्रॉस स्क्वायर, और जो LZ स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यू आती है वो आती है माइनस M स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर, मीन्स M स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर आती है, माइनस यहाँ से आया है। ठीक है, अब L और M की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे गिवन है, ये आपका LM को L को और ये M को रिप्रेजेंट करता है। तो L का वैल्यू इज़ 2 और M का वैल्यू आपको 1 गिवन है, तो वो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2+1 माइनस 1 का स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2+1 इज़ 3, 6 माइनस 1 5 H क्रॉस स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका कितना आना चाहिए, नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपका 5 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल आर गिवन बिलो द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द यूनिट सेल इज। आपको ये 3 प्लेन्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। तो ये आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1 1 आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लेन ड्रॉ करने पड़ेंगे। वैसे आप डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हैं, बट अगर हम प्रॉपर तरीके से करें क्वेश्चन को तो देख लेते हैं। ये आप बना लीजिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 1 1 0 प्लेन।
तो अगर हम 110 प्लेन ड्रॉ करें, मीन्स 110 तो आपको मिलर इंडिसेस गिवन है ना, तो जो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा, 1 इनफाइनाइट। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए 1 इनफाइनाइट इंटरसेप्ट क्या होगा। लेट्स से ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई ले लेते हैं और इसे जेड ले लेते हैं। तो 1 अगर हम ड्रॉ करें तो ये देखिए क्या होगा, 1 इनफाइनाइट 1 और इनफाइनाइट पैरेलल हो जाएगा जेड एक्सिस के। तो ये जो प्लेन आपका निकल के आएगा ये वाला आएगा, ये वाला प्लेन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 110। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में बोला 101 ना, नेक्स्ट आपका जो प्लेन है वो 101 है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 101 तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये 1 हो गया। देन आपका इनफाइनाइट होगा, मीन्स अगर हम इंटरसेप्ट लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 इनफाइनाइट 1, प्लेन आपके कौन से है, 101। तो ये क्या हो जाएगा 1, वाई के अलॉन्ग इनफाइनाइट होगा और जेड के अलॉन्ग भी क्या होगा 1। तो ये आपका जो प्लेन निकल के आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, तो एक प्लेन आपका ये आ गया। अब से थर्ड प्लेन देखते हैं। थर्ड के लिए जो दिया गया है प्लेन वो आपको गिवन है 011, ये है आपका 011। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट 1 1। वो आपको आते हैं ना निकालने, बस उसका हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट 1 1। तो x के अलॉन्ग तो इनफाइनाइट है, y के अलॉन्ग 1 है और z के अलॉन्ग 1 है। तो ये आपका प्लेन निकल के आएगा यहाँ से, ये वाला। ठीक है, ये प्लेन हो जाएगा। तो ये तीनों प्लेन आपको गिवन थे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये जो साइड है इसको ये 0.2 नैनोमीटर और ये वाली साइड क्या है 0.39 नैनोमीटर। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 0.2 और ये वाली क्या हो जाएगी 0.39। अब ये भी हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये 0.2 है, ये 0.39 है। तो आप देख सकते हैं कि 0.2 वाली पे ना 2 लैटिस पॉइंट है, लेकिन 0.39 जहाँ पे है वो क्या है, 3 लैटिस पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए 3 लैटिस पॉइंट आए होंगे, 1 2 और एक फेस सेंटर वाला। तो यहाँ पे 3 लैटिस पॉइंट होंगे और यहाँ पे कितने हैं, 2 लैटिस पॉइंट है, इसलिए ये 0.2 नैनोमीटर वाला है और ये 0.39 वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनमें भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपकी हो जाएगी 0.3 और ये वाली हो जाएगी 0.32। इसकी लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे देखिए 0.25 और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है आपको गिवन है 0.36 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि क्यूब की जो साइड है ना, एक साइड है आपकी 0.2 नैनोमीटर, एक साइड है आपकी 0.3 नैनोमीटर और एक साइड है आपकी 0.25 नैनोमीटर। मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी। तीनों में से कोई भी साइड सेम नहीं है, एक 0.2 है, एक 0.3 है और एक 0.25 है, तीनों साइड डिफरेंट है। तो A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, बट एंगल आपके तीनों 90 डिग्री हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोरोम्बिक की, ऑर्थोरोम्बिक की। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये तो सिंपल है, आपको बताना है कौन सा किस टाइप का रोटर है। In the following table, the left column represents the rigid rotor type and the right column shows a set of molecules. तो देखिए इसको हम पॉइंट ग्रुप से भी देख सकते हैं, तो पॉइंट ग्रुप से ज़्यादा सही रहता है ना इसको देखना, क्योंकि फिर एक एक एक्सिस बना के देखो इंटरन्यूक्लियर, तो ये आपने पढ़ा ही होगा। SiH4 जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा ये हमारा। तो अगर टेट्राहेड्रल है तो ये किस में आएगा, स्फेरिकल रोटर में। मीन्स जो आपका ये है SiH4 वो किससे मैच होगा, आपका R से। तो आपका 1 का क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, या R का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए R का 1 बस इन दोनों में है, तो 2 ऑप्शन तो आप यहीं से हटा दीजिए, 2 ऑप्शन तो यहीं से रॉन्ग हो गए आपके। फिर नेक्स्ट है आपका CH3Cl। तो CH3Cl जो होगा इसमें क्या होगी, आपकी C3 एक्सिस होगी, और अगर एक्सिस CN एक्सिस 2 से ज़्यादा होती है तो आपका क्या होता है, स्फेरिकल रोटर होता है, सॉरी सिमेट्रिक रोटर होता है। और सिमेट्रिक रोटर में 2 केसेस होते हैं, एक प्रोलेट का होता है और एक ऑब्लेट का होता है। तो ये जो CH3Cl टाइप मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोलेट होते हैं। और जो आपका ये नेक्स्ट आएगा C6H6 ये भी आपका सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा, ऑब्लेट होगा, क्योंकि इसमें C6 एक्सिस होगी ना, तो ये भी आपका सिमेट्रिक रोटर के अंदर ही आएगा, लेकिन ये क्या होगा, ऑब्लेट होगा। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए P से कौन सा मैच होगा, ऑब्लेट वाला मैच होगा आपका 3 से। तो P से 3 दोनों में ही है।
देन आपका Q से आप चेक कर सकते हैं, तो Q से आपका क्या मैच होना चाहिए 2, तो Q से 2 इसमें, तो आपका यहाँ से B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और CH3OH जो होता है आपका वो एसिमेट्रिक रोटरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी से है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 3 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन SO3 इज, आपको ये मोड्स बताने हैं कौन से IR एक्टिव है कौन से इनएक्टिव है, तो ये आप सिंपली बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है इसमें क्या दिया गया है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। देखिए तीनों तरफ से क्या किया है कि सिमेट्रिकली स्ट्रेच किया गया है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जब होती है तब तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। चेंज इन डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। हम IR एक्टिविटी के लिए यही देखते हैं ना कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट जो होना चाहिए, चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, बेसिकली डायनामिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा ज़ीरो होगा, तो इस वजह से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव हो जाएगा, IR इनएक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंडिंग की गई है, सल्फ़र को आउट ऑफ द प्लेन लिया गया है, और ये जो ऑक्सीजन है हमारे, ये तीनों क्या है, इन द प्लेन है, ठीक है। और सल्फ़र जो है आउट ऑफ प्लेन है, तो यहाँ पे हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, मीन्स चेंज इन डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा IR एक्टिव हो जाएगा। और ये तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, इसमें भी चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, IR एक्टिव हो जाएगा। इन दोनों का डायनामिक डाइपोल मोमेंट होगा और इसका नहीं होगा, तो ये हमारा IR इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 2 और 3 IR एक्टिव हो और 1 जो है वो IR इनएक्टिव हो, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या आप लिख लीजिए, ये हमारी क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, और यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी बैंडिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वांटम केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि फॉर 3 ऑपरेटर दिस A, B एंड C, आपको ये बताना है ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होगा इनमें से। ये MSQ टाइप क्वेश्चन था आपका। तो देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जैकॉबी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जैकॉबी आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ये आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या होती है। इसमें होता है आपका जो A, B, C प्लस B, C, A प्लस C, A, B, ये इक्वल होता है आपका 0 के, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था आपको क्या गिवन था उसमें, A, B, C मीन्स A, B, C प्लस B, C, A, तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ, इसको अगर हम लिखें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, A, B, C प्लस B, C, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ C, A, B, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन माइनस में हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मीन्स हमें अब कुछ और भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए आपको पता है कि जो ऑपरेटर्स कॉम्यूटेटर्स होते हैं दे आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कॉम्यूटेटर्स की कि दे आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर कोई A, B है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ B, A, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम प्रॉपर्टी देखिए 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम देखिए या तो इन A, B को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो अगर हम इसे B, A करेंगे तो भी माइनस बाहर आएगा, या तो हम इस A, B को पूरे को उठा के आगे रख दें और C को पीछे रख दें, है ना। अगर हम इसको एक मान ले तो इसको आगे रख दें और इसको पीछे रख दें तो भी एक नेगेटिव आएगा। तो हम इसको इंटरचेंज अगर करें तो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम लिख दें C, B, A, तो भी नेगेटिव आएगा बाहर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख दें कि A, B को उठा के पहले लिख दें और C को बाद में, ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो भी नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तो हमारा ये हो सकता है और एक हमारा ये हो सकता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, एक होगा CBA और एक होगा ABC। तो देखिए CBA और ABC, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हीलियम प्लस आयन इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है आपको, ये सुपर इम्पोज वेव फंक्शन आपको गिवन है, जो आप लिखते हैं ना इस टर्म में, साई इज इक्वल टू C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3 φ3। तो इस फॉर्म में आपको 3 जो वेव फंक्शन है वो सुपर इम्पोज करके गिवन है। तो ये आपको वेव फंक्शन दिया है। हेयर RNL एंड YLM रिप्रेजेंट द रेडियल एंड एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। आपको बताना है
x कोई अननोन कांस्टेंट है यहाँ पे. इफ़ द एनर्जी ऑफ द आयन इज़ मेजर्ड इन द अबाउ स्टेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी -2/9 एटॉमिक यूनिट. आपको बताना है कि -2/9 एटॉमिक यूनिट एनर्जी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, ये बताना है. तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कैसे निकलती है हमारी. अगर मुझे देखना है कि ये पर्टिकुलर एनर्जी जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर करके निकलती है. जैसे मुझे इस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकालनी होगी और मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो क्या होगी P1 = C1 स्क्वायर. अगर मुझे इस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए तो P2 = C2 स्क्वायर. इस वेव फंक्शन की एनर्जी की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो P3 = C3 स्क्वायर. इसके इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेव फंक्शन देखें तो सबसे पहले तो चीज़ है कि हम इस कांस्टेंट को ही निकाल ले पहले कि ये कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट हमें गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन ये नहीं गिवन है. तो यहाँ से हम ले सकते हैं, हमें पता है कि जो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर होता है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 ही होती है टोटल प्रोबेबिलिटी. तो C1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/8 प्लस रूट है ना, तो रूट में लिख नहीं रही, रूट का स्क्वायर कर दिया तो वो 3/8 हो गया. ऐसे ही रूट 7/16 का स्क्वायर करेंगे तो 7/16 आ जाएगा. प्लस C3 जो x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर = 1. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं बता देती हूँ, यहाँ से जो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 3/16. तो ये आपने x स्क्वायर निकाल लिया 3/16. अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि एनर्जी जो है -2/9 आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है और इसकी एनर्जी क्या है. तो जिसकी एनर्जी इनमें से -2/9 हुई उसी की प्रोबेबिलिटी हम बता देंगे. फिर तो हमें पता ही है कि अगर इसकी एनर्जी -2/9 होती है तो प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी. इसकी एनर्जी अगर -2/9 हुई तो प्रोबेबिलिटी दिस मच, और इसकी एनर्जी अगर -2/9 हुई तो प्रोबेबिलिटी 3/16. तो चलिए चेक करते हैं एनर्जी. अगर हम फर्स्ट की चेक करें, ये जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा phi1 है, ये phi2 है, ये phi3 है. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की एनर्जी चेक करें तो वो क्या आएगी. देखिए एटॉमिक यूनिट में बोला है तो एटॉमिक यूनिट में हमारी क्या होती है -0.5 Z²/n², ये होती है एनर्जी. तो E1 अगर हम चेक करें तो वो क्या आएगा -0.5 इंटू Z². देखिए Z तो हमारे पास हीलियम है तो Z का वैल्यू तो सबके लिए 2 ही रहने वाला है, राइट. Z का वैल्यू तो 2 ही रहने वाला है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2². अब यहाँ पे n की वैल्यू देखिए, RNL होता है ना, ये देखिए RNL गिवन भी है तो मीन्स n क्या है 2 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 2 रख देते हैं. तो 2 का स्क्वायर, तो ये आपकी -0.5 आएगी, मीन्स ये तो -2/9 के इक्वल नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं E2 अगर हम चेक करें तो वो क्या होगा -0.5 इंटू Z²/n². Z² तो 2² ही रहने वाला है. n² देखिए यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू RNL इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर. तो ये आपकी आएगी कितनी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 -2. देन E3 अगर हम चेक करें तो वो क्या होगी -0.5 इंटू Z²/n², और Z देखिए Z तो वही रहेगा, n देख लेते हैं 3 है यहाँ पे, तो Z² मीन्स 2 का स्क्वायर और n² मीन्स 3 का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 20 -2/9. ठीक है, तो E3 की जो एनर्जी है ये आ रही है हमारी -2/9, जो कि थर्ड वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो ये एनर्जी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी x² के इक्वल होगी, जो कि कितनी है 3/16. ठीक है, तो हमारी ये एनर्जी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/16. तो आपको सिंपली क्या करनी है 3/16 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, और ये आपका आएगा 0.1875 कुछ आ रहा है इसको कैलकुलेट करके. तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.19. ठीक है, अब वो 1-2 पॉइंट आपको ना वेरी करके देंगे. आपको अगर 18 आ रहा था, 120 आ रहा था, वो पता नहीं आपको रेंज क्या देंगे, बट वो थोड़ा सा वेरी करके देंगे. तो आपका थोड़ा ऊपर नीचे भी आ रहा है तो चलेगा थोड़ा बहुत. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वांटम का है. अ सर्टेन वेव फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय दिस, द नंबर ऑफ नोड्स इन दिस वेव फंक्शन. अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है क्योंकि आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछी है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछी है. टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको पता ही है n-1 होती है ना. अगर हम इसमें से देखें तो कुछ होती है रेडियल नोड, कुछ होती है आपकी रेडियल और कुछ होती है एंगुलर. रेडियल नोड तो होती है आपकी n-l-1 और एंगुलर नोड होती है l.
टोटल नोड इन दोनों का सम कर देंगे तो एल से एल कैंसिल, वो n-1 ही आनी है। तो आपको सिर्फ n का वैल्यू देख लेना था एक्सप्रेशन से, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ n का वैल्यू चेक करें तो क्या होगा, यहाँ से हम चेक करते हैं ना e⁻⁻ -ZR/NA0 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे 3 - 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी ने रेडियल प्लस एंगुलर किया होगा तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 3, l का वैल्यू देख लेते हैं। l का वैल्यू इस जो मिनिमम पावर ऑफ r होती है हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो r की मिनिमम पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 से निकाल लेते हैं। l की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2 = 1, और एंगुलर नोड l की वैल्यू 1 है तो 1, तो टोटल नोड 1 + 1 कर देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते थे, आंसर आपका 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, दिस सेल, ये सेल आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज़ इतना। अच्छा, आपको सेल पोटेंशियल गिवन है 0.36 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट आपको बतानी थी यहाँ पे, और ये आपको रिएक्शन भी दे दी गई है कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है। सारे डाटा आपको गिवन ही है, RT/F भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, तो क्या होगी इन दोनों को, ये हमारी क्या है एनोड की रिएक्शन हो गई। अच्छा, ये रिडक्शन फॉर्म में लिखी है ना, इसको अपोजिट करना पड़ेगा। Cu गिव्स, रिवर्स करना पड़ेगा, Cu गिव्स Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी एनोड की रिएक्शन हो गई। और कैथोड की क्या हो जाएगी, Hg2SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Hg + SO4 2 नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो क्या हो जाएगी, कॉपर + Hg2SO4, Hg2SO4 गिव्स Cu2+ + 2Hg + SO4 2 नेगेटिव। तो जो सेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा उसमें बस आयनिक टर्म ये है, तो हम इन्हीं को इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो सेल पोटेंशियल हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, E ऑफ सेल = E0 ऑफ सेल - RT/NF। क्योंकि वैल्यू दी है इन्होंने तो आप अपनी 0.059 मत रखना, क्या पता आंसर वेरी करे, तो 0.0256 ही रखेंगे। तो -RT/NF ln ऑफ आपका क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ का। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है। अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं निकालना होता, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन रख देते हैं। क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सीधा कंसंट्रेशन ले लेते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 समझते हैं। लेकिन नॉर्मली तो होता है एक्टिविटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है तो एक्टिविटी ही रखेंगे। तो एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2+ इंटू एक्टिविटी ऑफ SO4 2-, ठीक है, ये टर्म हो जाएगी। अब देखिए E0 ऑफ सेल निकाल लेते हैं। तो E0 ऑफ सेल हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं क्या गिवन है आपको, 0.34 और 0.62। तो ये रिडक्शन वाली है, ये ऑक्सीडेशन वाली हो गई। तो 0.62 - 0.34, तो ये आपका आ जाएगा 0.28। अब देखिए जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी जो होती है वो होती है कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं C इंटू गामा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कॉपर, ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ सल्फेट। तो अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। E ऑफ सेल आपको गिवन था 0.36 = 0.28। RT/F जो है आपको वो कितना गिवन है, 0.0256, और n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ln ऑफ एक्टिविटी को हम लिखेंगे अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इंटू गामा प्लस एक्टिविटी कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इंटू गामा माइनस एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट को हम सीधा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट यहाँ पे हमें 1 मोलाल गिवन है, 1 मोलल कंसंट्रेशन हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे देखिए जो कंसंट्रेशन है कॉपर और सल्फेट की, इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हैं, जो कि हमें 1 गिवन है। तो ये तो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये 1 हो गया। तो बचेगा क्या एक्सप्रेशन, 0.36 = 0.28 - 0.0256 अपॉन में 2 ln ऑफ गामा प्लस माइनस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा गामा प्लस माइनस का स्क्वायर।
अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मैं बता देती हूँ कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका जो गामा प्लस माइनस का स्क्वायर आएगा आपका, वो आएगा e⁻⁻6.25 के इक्वल, और गामा प्लस माइनस जो होगा वो हो जाएगा 0.04358, कुछ इस टाइप से आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ये फिर हो जाएगा, राउंड ऑफ करना होगा कौन से प्लेस तक, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए आपका ये 0.043 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करने पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा तो 0.043 हो जाएगा, या 0.044 जो भी होगा इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीमर से है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर 3 डायमेंशनल रैंडम कॉइल लीनियर पॉलीइथाइलिन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट दिस मच इज। आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया है, और रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, √n × L अपॉन में √6। अब देखिए यहाँ पे आपको लेंथ तो गिवन है, गिवन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 0.15 नानोमीटर, तो L का वैल्यू तो आपको 0.154 नानोमीटर गिवन है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो मेन टास्क है आपका वो n फाइंड आउट करना है, क्योंकि n यहाँ पे आपको गिवन नहीं है डायरेक्टली, आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है पॉलीमर का विच इज़ 8,40,000, इतना आपको गिवन है। अब आप कैसे करेंगे इसे, देखिए n जो होता है यहाँ पे वो होता है नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स, n होता है आपका नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। तो अगर हम पॉलीथाइलिन के केस में देखें तो जो रिपीटिंग यूनिट होगी आपकी वो क्या होगी, CH2। वैसे ये एक्चुअल रिपीटिंग यूनिट नहीं होगी क्योंकि पॉलीथाइलिन है, तो अगर एक्चुअल देखें तो रिपीटिंग यूनिट ये होनी चाहिए थी, CH2 CH2, ये रिपीटिंग यूनिट होनी चाहिए थी। बट हम ये वाली रिपीटिंग यूनिट कंसिडर करेंगे बिकॉज ये जो एक रिपीटिंग यूनिट है आपकी, ये इक्विवेलेंट है एक बॉन्ड लेंथ के, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू 1 बॉन्ड लेंथ, और हमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स ही निकालने हैं, और ये इक्विवेलेंट हो गया आपका 1 बॉन्ड लेंथ के। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 8,40,000 को एक रिपीटिंग यूनिट के वेट से, तो आपको नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स पता चल जाएंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट है 1 बॉन्ड लेंथ के। तो n क्या होगा, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1 बॉन्ड लेंथ, इसका वेट कितना हो जाएगा 12, 13, 14 विच इज़ इक्वल टू 60,000, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बस आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन इज़ इक्वल टू √60,000 इंटू 0.154 नानोमीटर डिवाइडेड बाय √6। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 15.4 नानोमीटर, 15.4 नानोमीटर। और यहाँ पे ठीक है, नानोमीटर में ही आपसे आंसर पूछा गया, तो नानोमीटर में ही आप रिपोर्ट करेंगे, 15.4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काइनेटिक्स से है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन दिस इज 10.5, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, आपको एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू बतानी है। तो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कि डेल्टा H इज इक्वल टू EA प्लस डेल्टा NG -1 इंटू RT। तो ये जो डेल्टा NG होता है ना आपका, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि जो डेल्टा NG होगा वो क्या होता है। यहाँ पे जो डेल्टा NG होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मोल्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैशियस। ठीक है, रिएक्टेंट। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो ऑलवेज 1 ही रहने वाला है क्योंकि वो तो जितने भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे सबको मिलके बना होगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो ऑलवेज 1 ही रहेगा। तो ये वाली वैल्यूज़ तो हमेशा 1 आती है, माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 2 आपके गैशियस रिएक्टेंट है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो डेल्टा H है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ 10.5 किलो जूल पर मोल। तो इसको हम लिख लेते हैं जूल पर मोल में कर लेते हैं, तो 10500 जूल पर मोल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम रखते हैं डेल्टा NG, डेल्टा NG क्या है -1, फिर ये हो जाएगा -1 इंटू R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5.54
किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके आएगा और राउंड ऑफ भी सेकंड डेसिमल प्लेस तक ही करना है, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये स्टैटिस्टिकल थर्मो से है। इन अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ईच मॉलिक्यूल हैज़ 2 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, 2 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। ईच स्टेट हैज़ 2 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, मीन्स डीजेनरेसी 1 रहेगी आपकी। तो हम स्टेट बना लेते हैं, लेट्स से ये 2 एनर्जी लेवल्स हैं जो कि नॉन डीजेनरेट है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेट इज़ 5000 पर सेंटीमीटर, 5000 पर सेंटीमीटर। On measuring the population at a particular temperature, it was found that the ground state population is 10 times that of the upper state. जो आपकी ground state population है, ground state population है वो क्या है, 10 times है excited state population से। ठीक है, ये G से मैं ground को represent कर रही हूँ, E से excited को। आपको क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। तो चलिए, जो आपका बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NE/NG इज इक्वल टू ई रेज टू द, वैसे यहाँ पे ये होता है G/G। ई आपका एक्साइटेड को, ये ध्यान रखिएगा, ई एक्साइटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, G ग्राउंड को, ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E/KT। तो ये जो डीजेनरेसी है ये क्योंकि 1 है तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए NE जो है वो क्या हो जाएगा, NE को रहने देते हैं, NG को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 10 NE के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई इज़ 5000 पर सेंटीमीटर अपॉन में के का वैल्यू आपको गिवन है और पर सेंटीमीटर में ही है, तो पर सेंटीमीटर से पर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 0.695 पर सेंटीमीटर केल्विन इंटू टी। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 0.1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 5000 डिवाइड बाई 0.695 इंटू टी। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लीजिए, तो ln ऑफ 0.1 इज इक्वल टू माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 0.695 इंटू टी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर आ रहा है वो 3124 केल्विन आ रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट भी आ रहा था लेकिन आपको इंटीजर तक रिपोर्ट करना था, नियरेस्ट इंटीजर में, तो आपका आंसर जो है 3124 केल्विन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, आपको एंट्रोपी चेंज बताना है सराउंडिंग का। टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सुपरकूल्ड वाटर एट 263 केल्विन टू आइस एट 263 केल्विन एट 1 बार इज़, और ये सारा डाटा आपको गिवन है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे एक चीज़ की, जो डेल्टा एस सिस्टम, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डेल्टा एस सिस्टम निकालेंगे, और क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग पूछा है तो सिस्टम निकाल के हम पहली चीज़ सोचेंगे कि वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगी पहली चीज़, क्योंकि सिस्टम कैसा है हमारा, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर रिवर्सिबल ओनली। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल ओनली। हम पढ़ते हैं ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम इज़ माइनस ऑफ डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग। बट इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, मीन्स डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इसके लिए तो हम नहीं लिख सकते कि डेल्टा एस सिस्टम इज़ माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो इसके लिए हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि सिस्टम को निकाल के सराउंडिंग के का नेगेटिव साइन कर देंगे, मतलब इस टाइप से निकालें। तो इसको हमें कैसे निकालना है ये देखते हैं। अगर हमसे डेल्टा एस सिस्टम पूछा होता, डेल्टा एस सिस्टम, तो वो तो हमें पता है कि डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, इससे निकल जाता है, जो अभी मैं सिस्टम भी बता दूंगी कि इस केस में कैसे निकलेगा। तो वो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी करके निकल जाता है। और अगर डेल्टा एस सराउंडिंग पूछा है तो ये तो हमारा दोनों के लिए वैलिड होता है, फॉर रिवर्सिबल और फॉर इरिवर्सिबल। डेल्टा एस सिस्टम डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से ही निकलेगा, चाहे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालें चाहे इरिवर्सिबल के लिए निकालें। लेकिन जो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है हमारा वो क्या होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, हीट ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय टी। ठीक है, और जो क्यू सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग होता है, मीन्स टोटल हीट जो होती है वो तो ज़ीरो ही होती है, तो हीट ऑफ सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हीट ऑफ सराउंडिंग या वाइस वर्सा। ठीक है,
ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, हीट ऑफ सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ हीट ऑफ सराउंडिंग ही होता है। लेकिन एंट्रोपी के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं होती। एंट्रोपी के लिए क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज़ माइनस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, लेकिन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि टोटल एंट्रोपी जो होती है वो ज़ीरो नहीं होती, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। वो मैं इस क्वेश्चन में एंड में प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि टोटल एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम फिर क्या लिख सकते हैं, जो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, हीट ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय टेम्परेचर, या हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ हीट ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय टेम्परेचर, किसी भी टर्म में, ठीक है। और हीट ऑफ सिस्टम अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे दिया हुआ है, हमें कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वो क्या होती है, एंथैल्पी होती है। तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बाय टी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब एंथैल्पी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करनी है। सिंपली हमें एंथैल्पी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करनी है और वहाँ से हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, सुपर कूल लिक्विड था। मीन्स H2O जो है हमारा सुपर कूल लिक्विड जो है वो कितने टेम्परेचर पे था, 263 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसको हमने जब हीट किया होगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो हम हीट करके 273 केल्विन पे जाएंगे। तो H2O लिक्विड 273 केल्विन एट 1 atm प्रेशर, ये होगा हमारा फर्स्ट तो जो होगा। तो पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, सिस्टम को हीट दी, तो हम कह सकते हैं हीट गेन बाय सिस्टम। हम फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं, हीट गेन बाय सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम दिस टेम्परेचर 263 केल्विन टू 273 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा H1 क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा H1 हो जाएगा CP डेल्टा T, क्योंकि 1 मोल के लिए दिया है तो n लिखने की नीड भी नहीं है, NCP डेल्टा T होता है, N1 है तो CP डेल्टा T। तो CP डेल्टा T क्या होगा, 273 केल्विन माइनस 263 केल्विन विच इज़ इक्वल टू, CP किसका होगा, लिक्विड का होगा, लिक्विड की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब आपको देखना है हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन था कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ हायर देन आइस बाय 37। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा है आइस से बाय 37। तो लेट्स से हम मोलर हीट कैपेसिटी आइस की जो है वो x कंसिडर कर लेते हैं, तो वाटर की मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, x प्लस 37, बिकॉज 37 से ज़्यादा है तो x प्लस 37। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 37, लिक्विड की लिखनी है ना यहाँ पे, इंटू 10, ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा H2O लिक्विड 273 केल्विन, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, H2O सॉलिड 273 केल्विन। ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, जो फ्यूज़न वाला प्रोसेस हमें दिया है उससे अपोजिट, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होगा ना, अब सॉलिडिफिकेशन होगा। तो इसके लिए तो एंथैल्पी हमें डायरेक्टली गिवन होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न गिवन है हमें, देखिए, लेकिन हो सॉलिडिफिकेशन रहा है तो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का उल्टा ले लेंगे। फ्यूज़न में क्या होता है, सॉलिड से, फ्यूज़न में क्या होता है आपका, सॉलिड से लिक्विड, बट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है उसका नेगेटिव ले लेते हैं। तो जो डेल्टा H2 होगा हमारा वो क्या होगा, माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न विच इज़ इक्वल टू -6000 जूल पर मोल। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो है हमारा वो क्या है, पाथ, थर्ड क्या होगा हमारा स्टेप, H2O जो है अब सॉलिड एट 273 केल्विन 1 atm, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इसकी कूलिंग होगी विच इज़ H2O क्या होगा, सॉलिड एट 263 केल्विन एंड 1 atm, राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सिस्टम हीट क्या करेगा, लूज़ करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट लॉस्ड बाय सिस्टम, हीट लॉस्ड बाय सिस्टम व्हेन कूल्ड फ्रॉम 273 केल्विन टू 263 केल्विन। तो यहाँ पे जो डेल्टा H3 होगा वो क्या होगा, CP डेल्टा T विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे CP हमें किसका लेना होगा, सॉलिड है ना, तो आइस का CP लेंगे, और आइस का CP जो है वो कितना गिवन है, x गिवन है, तो यहाँ पे ले लेते हैं x, और जो डेल्टा T है वो कितना होगा, 263 माइनस 273, 263 माइनस 273 डेट मीन्स -10, तो ये कितना हो जाएगा, -10x, ठीक है। अब जो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम होगी वो क्या हो जाएगी,
जो भी फर्स्ट एंथैल्पी है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो उस तीनों को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा ये 37, इसको हम लिख लेते हैं 10x प्लस 370, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 370, और जो हमारी डेल्टा H2 थी वो थी -6000 और जो डेल्टा H3 है वो है -10x, तो प्लस 10x से -10x कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा -5630 जूल पर मोल, ठीक है, ये आ जाएगा। अब लेकिन ये सिस्टम की आई है और हमें किसकी चाहिए, सराउंडिंग की, क्योंकि यहाँ पे था ना जो हमारी एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग होगी वो क्या होगी, या तो माइनस एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बाय टी करेंगे या सराउंडिंग के फॉर्म में लेंगे, तो इस टाइप से, ठीक है। तो हमारी सिस्टम की आई है, उसका देख लेते हैं एक बार, ये रहा। तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या होगी हमारी, माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बाय टी विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ दिस करेंगे तो 5630 डिवाइडेड बाय 263 हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 21.4 जूल पर केल्विन, ठीक है, 21.40 जूल पर केल्विन। तो ये एंट्रोपी आ गई आपकी सराउंडिंग की। अब देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स करके क्या आए हैं कि उन्होंने निकाल लिया है ये वाला आंसर दूसरे मेथड से, मींस जैसा अभी हमने पहले बात की थी कि सिस्टम की लेके और माइनस सराउंडिंग कर दिया। तो उस केस में आपने क्या किया होगा, जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ किया होगा डेल्टा एस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने लगाया होगा डेल्टा एस इज़ इक्वल टू NCPLN T2 बाई T1। ये कब लगाते हैं, अगर ये कब लगता है हमारा, अगर हमें सिस्टम की निकालनी होती, ठीक है, अगर हमें सिस्टम की निकालनी होती तब इस वाले पाथ के लिए ये हो जाता, और ये वाला जो पाथ होता है इसके लिए हम निकाल लेते डेल्टा S2 इज़ माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बाय टी, और ये वाला जो पाथ होता है इसके लिए हम निकाल लेते अगेन डेल्टा एस इज़ इक्वल टू NCPLN T2 बाई T1 से, ठीक है। तो जिसने इस प्रोसेस से किया है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि इस प्रोसेस से जो एंट्रोपी आ रही है आपकी, वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आएगी, और वो कितनी आ रही है, -20.6 आ रही है, ठीक है, -20.6 जूल पर केल्विन। तो अब डिपेंड करता है आपका, लकीली अब वो रेंज क्या देंगे आंसर की उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट किया होगा वो +20.6 किया होगा रिपोर्ट, और आंसर आना चाहिए 21.4। तो मेरे ख्याल से वो रेंज आई थिंक कितने डेसिमल तक प्लेसेस तक बोला गया है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आपको बोली गई है 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है ना, हाँ। तो वो मुश्किल है, वो यहाँ पे ही आपको वेरी करके देंगे शायद, जैसे यहाँ पे 38 से 42 दे दिया, क्योंकि फिर अगर ये वाला वेरी करते हैं तो आपका करेक्ट हो सकता है, अगर नहीं करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा हमारा वो क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विच इज़ 21 सराउंडिंग ये था ना, वेट, सिस्टम है हमारा कितना -20.6 और सराउंडिंग का है 21.4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा। तो देखिए डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो डेल्टा एस यूनिवर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो बस ये तो कुछ करना नहीं था, पूछा ये था हमसे, हमारा आंसर ये आना चाहिए था। अब हमारा देखो ये सही होता है कि नहीं, अगर जिसने ये वाला मार्क किया है मीन्स 20.6 रिपोर्ट किया है, मुश्किल है वैसे, चलिए देखते हैं वैसे। तो ये आपके फिज़िकल पार्ट के क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, आप इसे देख सकते हैं यहाँ से। सो थैंक यू एवरीवन।